हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों को आज मैं वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब कि WBPSC जेई के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ने शायद ये फॉर्म फिलअप कर भी दिया होगा या बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक ये फॉर्म फिलअप नहीं भी किया होगा। तो आज मैं कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूँ इसके रिगार्डिंग। सबसे पहले तो ये जेई का वैकेंसी है, मतलब कि जूनियर इंजीनियर का पद पर पोस्ट इसको भरना है वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन को। WBPSC जेई का मतलब है वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पर जेई की वैकेंसीज को के लिए कुछ पोस्टें हैं और एक्चुअली में देखा ये गया है कि यहाँ पर अभी पोस्ट खैर ऑफिशियली तौर पे नहीं है। मेरे एक स्टूडेंट्स हैं, कई स्टूडेंट्स हैं वेस्ट बंगाल से, तो उनको मैं ये जानकारी डिलीवर करना चाह रहा हूँ। ये अदर स्टेट से भी कुछ स्टूडेंट इस पर फॉर्म भरना चाह रहे हैं। फॉर्म भरिएगा ज़रूर ऑब्वियसली, तो उसको भी यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी कि एक ही छोटे से वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। मेरे स्टूडेंट हैं अपूर्व जी, उन्होंने मुझे ये सारी कंप्लीट जानकारी मन से, क्योंकि जो वहाँ का रेजिडेंशियल होता है या वहाँ के स्टेट का होता है तो उसको कंप्लीट ज़्यादा जानकारी रहती है। जिसने पहले पेपर भी दिया हो तो मैं कंप्लीट जानकारी लेके ही आपसे सारी बातें कर रहा हूँ। सबसे पहले बात यह है कि एक्चुअली में 2016 में देखा जाए तो 1000 पोस्ट थी यहाँ पर WPSC जेई के द्वारा। 2016 में देखा जाए तो 1000 पोस्ट थी। 2016 में देखा जाए 2016 में तो WPSC जेई के द्वारा मतलब कि यहाँ पर जो जेई की पोस्ट थी तो ये 1000 पोस्ट थी। 2017 में देखा जाए, वो सारा डेटाबेस में बातें कर रहा हूँ इसलिए ध्यान से सुनते रहिएगा। 2017 में जो पोस्ट थी डियर, एक्चुअली में ये आई 700 घट के, लेकिन अभी अनुमान ये बोला गया है, यहाँ पर हमारे स्टूडेंट जो ये थे उन्होंने कहा कि 900 के करीब पोस्ट होगी। तो 900 प्लस पोस्ट का मतलब हम 900 मान के चल लेते हैं, तो 900 पोस्ट तो कम्प्लीटली इसमें होंगी। और एक जेई के पद पर भाई 900 पोस्ट पर्टिकुलर किसी स्टेट में होना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो चलिए, सबसे प्रमुख बात यहाँ पर है कि फॉर्म कब शुरुआत हुआ है। तो फॉर्म का शुरुआत हो गया जी 16 को, 16/11/2022 ये फॉर्म फिलअप का डेट स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म फिलअप जो इंपॉर्टेंट बातें उसी पर मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा इधर उधर फालतू की, जो पॉइंट टू पॉइंट है उस पर सीधे चलेंगे। उसके बाद 7 दिसंबर 2022 ये इसकी लास्ट डेट है, 7 दिसंबर 2022, ठीक है। तो ये हो गया आपका लास्ट डेट। कहने का मतलब मेरा यह है कि जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया बहुत अच्छी बात है। अब जिन लोगों ने नहीं भरा है बेटा 7 का वेट मत करो, इससे पहले आप भर दीजिए। अब सवाल यहाँ पर 2-3 होंगे कि ये क्या बाहर वाले स्टूडेंट भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले, एक सवाल ये होगा। दूसरा सवाल ये होगा कि इसमें डिप्लोमा या डिग्री कौन भर सकते हैं या दोनों भर सकते हैं डिग्री वाला, क्योंकि जेई की पोस्ट तो मोस्टली हम देखते हैं, जैसे कि उत्तराखंड की मैं बात करूँ तो यहाँ पर डिप्लोमा वाला ही भर सकता है भाई। लेकिन क्या यहाँ पर भी केवल डिप्लोमा वाला केवल भर सकता है? ये सब तमाम बात की जानकारी करेंगे, हम जानकारी लेंगे। कुछ बातें हैं यहाँ पर। पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल की तरफ से जूनियर इंजीनियर के लिए पदों पर मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल का रिक्रूटमेंट है 2022 का, ठीक है। 2022 का रिक्रूटमेंट है जिसमें एप्लीकेशन का डेट भाई हो चुका है स्टार्ट, ठीक है ना। 16/11 यहाँ पर लिखा, आप देख भी रहे होंगे, शायद दिख रहा है ना। हाँ, 16/11 से स्टार्ट हो गया है और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह चलेगा 7 तारीख तक। ये समझो आप 7 तारीख तक इसका फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं आप। चलिए, दूसरी जानकारी एक रैंडम मोड पर, ठीक है। इसका जो है फॉर्म फिलअप का आप देख लेना, ठीक है ना। फॉर्म किस तरह से करना है तो खैर बच्चों वाली बातें हैं, इस पर नहीं आऊँगा मैं, इस पर समय नहीं लगाते हम। यहाँ पर आते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट रहता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ये जो फॉर्म है वेस्ट बंगाल जेई का, इसमें डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही लोग इसमें भर सकते हैं, डिग्री एज वेल एज डिप्लोमा। और ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं कम से कम 4 से 5 स्टूडेंट्स को पूछ चुका हूँ जो पिछले सालों भी भरे हुए थे, ठीक है ना, या वहाँ के जो प्रॉपर रहने वाले भी हैं। तो ये बातें मैं आपको बता दूँ, ठीक है ना। एज का आपका 36 साल तक है, नॉट मोर देन 36, ये भी है।
लिखा हुआ है लेकिन इसमें भर सकते हैं क्या। नेक्स्ट है आपका सिटीजनशिप, चलो ठीक है इस पर भी हटा दो, फॉर्म आप भर देना, इसमें कोई बड़ी बात। हाँ ये बात सच है कि जब आप इंटरव्यू में होंगे, इंटरव्यू के टाइम पर आपसे नेपाली या आपसे बंगाली, अगर आप नेपाल के रेजिडेंशियल है तो नेपाली, दूसरी बात यह है कि आपका बंगाली जो लैंग्वेज है वो आनी चाहिए भाई, बोलनी आनी चाहिए या आपको लिखना थोड़ा बहुत आना चाहिए, ये आपको जरूर ध्यान से सुनना है मेरी बात को। नेक्स्ट जो है अब यहां पर करते हैं जो मेन मुद्दा है वो क्या है। सबसे बड़ी खुश होने की बात यह है यहां पर कि जितना भी टेंशन आपका नॉन टेक्निकल का पोर्शन है वो कंप्लीटली जीरो है। अब पेपर का पैटर्न पर आते हैं, पेपर के पैटर्न पर आते हैं, मैंने सारी डिटेल लिखा हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको, एक एक चीज सर मेरी बात मेरे पास है। देखो हमारे पास यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो क्वेश्चन रहता है सिलेबस की, अगर मैं बात करूं सिलेबस, तो कोई भी नॉन टेक्निकल नहीं है, नॉन टेक्निकल कुछ भी नहीं है, जीरो, कुछ भी नहीं है। मतलब कि अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं तो हमारे पास केवल टेक्निकल आएगा और टेक्निकल में केवल सिविल के ही क्वेश्चन आएंगे, केवल के केवल सिविल का क्वेश्चन आएगा, बस ओनली ऑन सिविल, बस। ठीक है, ये बात सच है कि सिविल में भी जैसे कि आपका स्ट्रक्चर हो गया, जैसे कि आपका स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया, जैसे कि आपका सीपीएम हो गया, सीपीएम और पट हम लोग पढ़ते हैं ना डिग्री लेवल में, ये चीज नहीं आनी है, ये चीज नहीं आनी है। सिलेबस में मैं आ रहा हूं आगे, ये दो चीज नहीं आएंगी, फिर भी मैं सिलेबस में आगे बता दूंगा क्या क्या आएगा, लेकिन आपका पेपर का पैटर्न थोड़ा सा पता लग जाए एक मोटे मोटे तौर पर, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो पेपर के पैटर्न जो है डियर स्टूडेंट, सिविल का तरीका मैं कहूं, पेपर मतलब कि रिटर्न जो एग्जाम है, रिटर्न जो एग्जाम है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो होगा, और ऑब्जेक्टिव भी जो होता है ये ऑफलाइन मोड पर होता है। ये बड़ी बात, मजेदार बात यह कि ऑफलाइन होता है, ये सीबीटी नहीं होता, मैं आपको बता दूं, ये कतई सीबीटी नहीं होता, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता, ये ऑफलाइन मोड पर होता है। और रिटर्न जो एग्जाम होता है आपका 200 मार्क का रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा, मैं आपको बता दूं 200 मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना। कितना मार्क्स का रहेगा डियर, 200 मार्क्स का रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क रहेगा। इसका मतलब हर एक क्वेश्चन कितना रहेगा, ईच क्वेश्चन विल बी 2 मार्क्स, फॉर द ईच क्वेश्चन विल बी 2 मार्क्स, मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए कितना होगा, 2 मार्क्स रहेगा। समझ गए बात को, 200 मार्क्स का रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें टाइम जो होगा 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। समझ गए बात को, हर एक इसमें तुम्हारा क्या होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स का एक रहेगा, 100 क्वेश्चन है और आपका फुल मार्क्स मिलेगा 200, टाइम रहेगा आपका 2 घंटे। ये सब मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। समझ गए बात को, इतनी बातें क्लियर हो गई, वेरी गुड। अब आप कहेंगे क्या इसी से काम हो जाएगा सर, जो 200 मार्क्स का है केवल रिटर्न एग्जाम, क्या इसी से काम हो जाएगा क्या? इससे भी काम हो जाएगा, टेक्निकल ही है इसमें, नॉन टेक्निकल बिल्कुल नहीं है। समझ गए बात को। तो पहला जो प्रोसेसिंग है वो रिटर्न एग्जाम है और दूसरा जो प्रोसेसिंग है वो है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जो होने वाला है डियर स्टूडेंट, तो इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होने वाला है, 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, 100 मार्क्स का, ठीक है ना, 100 मार्क का आपका इंटरव्यू होगा और 200 मार्क का रिटर्न होगा। तो ये कंप्लीट आपका एनालिसिस मैंने कह दिया, मतलब कि टोटल जो आपकी मेरिट बनेगी वो 300 मार्क में बनेगी। जो टोटल मेरिट बनेगी वो टोटल कितने में बनेगी, तो आप कहेंगे कि टोटल मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ 300 मार्क्स, इसी के आधार पर जो है आपकी टोटल मेरिट बनती है 300 मार्क्स पे, ठीक है, 300 मार्क्स पे बनेगी। तो हमारे पास धीरे धीरे हम समझते चल रहे हैं कि कौन कौन से डाउट थे आपके। बाहर वाला स्टूडेंट भी इसको भर सकता है, अदर स्टेट का स्टूडेंट इसको भर सकता है, मैं आपको बता दूं, डिप्लोमा एज वेल एज डिग्री भर सकता है, ये भी बता दूं, 900 प्लस इसमें पोस्ट आने वाली हैं, ये भी बता दिया मैंने। सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस मैंने आपको बताया कि प्योरली सिविल इंजीनियरिंग आना है, जिसमें कि आपका पहले रिटर्न होने वाला है, ऑफलाइन होता है रिटर्न, बिल्कुल आपके पास कॉपी आएगी, सीबीटी नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, जैसे एसएससी होता है ऐसा नहीं है। 200 मार्क्स का आएगा,
ये बात सच है कि हमारे स्टूडेंट कहते हैं तो पूर्व जी की इसमें जो है डेटा बेस्ड, मैं भले आपको जब प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कराऊंगा उससे भी फील हो जाएगा, तो डेटा बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, डायरेक्टली ये पूछे जाते हैं, IS कोड इस तरह के डाटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। वो मैं आपको जब खुद पढ़ लूंगा, जब सिलेबस को मतलब कि जब पेपर का एनालिसिस खुद पढ़ा लूंगा मैं आपको, तो आपको खुद फील भी हो जाएगा। तो ये समझ गए आप, मतलब कि बहुत अच्छा मौका है सच में, अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग ही आता है केवल अच्छे से तो भाई बढ़िया है। ठीक है, समझ गए बात को, इस बात को समझे या नहीं समझे मुझे बताओ। ओके, यहाँ तक कोई समस्या। अब आते हैं कि सर सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या सब्जेक्ट रहता होता है। तो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट है इस बारे में थोड़ा जानकारी मैं दे देता हूँ आपको, किस किस चीज़ की जानकारी चाहिए। तो हम कहेंगे सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हम कहेंगे सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। हाँ, दूसरा है आपका देखिएगा, ये जो आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जरूर लिखा है उसने, ठीक है ना, लेकिन उसके अंदर आपका बस छोटी चीजें हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस का छोटा सा पार्ट है, स्टैटिकली और डिटर्मिनेंट निकालने का है बस, नहीं तो और कोई बात नहीं है। उसके बाद आरसीसी तो ही, स्टील तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कोई बड़ी बात है ही नहीं। बीएमसी तो पढ़नी है जी स्टूडेंट, बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन। आपको सर्वेइंग भी पढ़नी है, सर्वेइंग भी पढ़नी है, ठीक है। आपको वाटर सप्लाई पढ़ना है, मतलब कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, वाटर सप्लाई भी पढ़ना है। आपको इरिगेशन पढ़ना है, सैनिटरी मतलब कि वेस्ट वाटर भी पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। वाटर सप्लाई इन्वायरमेंट में डाल देता हूँ, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आपको पढ़ना ही पड़ेगा भाई, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। उसके बाद आपको पढ़ना है डियर स्टूडेंट इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, ठीक है ना। इरिगेशन पूरा जितना भी होता है सब पढ़ना पड़ेगा। इरिगेशन हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया। उसके बाद आपको हाईवे पढ़ना पड़ेगा, हाईवे, रेलवे भी है क्या, ट्यूबवेल वगैरह पढ़नी पड़ेंगे अच्छे से ना, क्रॉप्स ड्रेनेज वर्क पढ़ना पड़ेगा, रिवर ट्रेनिंग वर्क पढ़ना पड़ेगा। तो रोड और हाईवे आपको पढ़ना पड़ेगा, हाईवे कंस्ट्रक्शन पढ़ना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट सॉइल भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि आपको ड्राइंग भी पढ़नी पड़ेगी, ड्राइंग भी पढ़नी पड़ेगी, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग ये नई चीज़ है आपके लिए, ठीक है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको आइसोमेट्रिक व्यू वो कह रहा है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं इसका, आइसोमेट्रिक व्यू तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही साथ आपको डेवलपमेंट ऑफ द सरफेस पढ़ना है। ये दो बातें पढ़ के जानी है। ऐसा नहीं कि आपने ड्राइंग में वहाँ जो है पीएचडी कर ली, पीएचडी नहीं करनी है, बिल्कुल आपको जितना सिलेबस बोला उतना ही पढ़ के जाओ, खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा मेहनत यहाँ पर करना है। इसमें आपका स्ट्रक्चर का भी पार्ट है, स्ट्रक्चर का जो पार्ट है वो कितना पार्ट है मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा देख के। फील्ड सर्वे पूरा है। स्ट्रक्चर के पार्ट में आपको रिडंडेंट और डेफिशिएंट स्ट्रक्चर, जैसे ट्रस्ट में हम लोग पढ़ते हैं, परफेक्ट डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी निकालना मैंने आपको कई बार सिखा रखा है, वो बताएंगे आपको। और वही तुम्हारा सोम वाला पार्ट आ रहा है, मतलब कि जो हम पढ़ते थे यूलर और रेनकाइन थ्योरी, तो वो भी स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से उसने बना रखा है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में लिख के। तो वो तो हम सोम में पढ़ते ही हैं वैसे, लेकिन सोम का ही थोड़ा सा स्ट्रक्चर का छोटा वाला जो पार्ट है ट्रस के लिए या आपका बीम के लिए और फ्रेम के लिए डीएस और डी के निकालना, वो पूछा गया है सिलेबस में, मतलब वो पढ़ना है। तो ये सब बातें आपको पढ़नी पड़ेंगी भाई, ये आपको बातें पढ़नी पड़ेंगी। सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया है क्या है, कैसा है, कौन कौन भर सकता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आप जरूर जो है इसकी साइट पर जाएं। साइट जो है इनकी आपके जो साइट है W, इसको मैं बता देता हूँ आपको। बस तो यार इतना अवेयरनेस तो होनी चाहिए भाई आपके अंदर। समझ गए बात को, ओके। तो डियर स्टूडेंट अब जो है इस पर लग जाओ, अब इधर उधर की बातें मत सुनो लोगों की कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अब आप सब्जेक्ट पर मेहनत करो, क्योंकि ये बात सच है कि जितने भी लोगों ने डिप्लोमा किया है या डिग्री किया है, जिन लोगों ने फॉर्म भरना है, तो बेटा आपको सिविल पे ही मजबूती करनी पड़ेगी। सिविल के अलावा कुछ मत सोचो। सिविल इंजीनियरिंग मतलब सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि आपका इंटरव्यू भी उसी से क्लियर होने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू में भी कम नहीं है मार्क्स। आप समझ रहे होंगे कि अगर आपका 200 मार्क्स इंटरव्यू है तो 200 का 50% मतलब कि आपका इंटरव्यू भी बेस्ड है, 50% आपका इंटरव्यू पर भी बेस्ड है। इतनी बात तो आपको समझ गए होंगे, इतनी बात तो आप समझ गए होंगे, है ना। और इसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ड्राइंग की नॉलेज लेनी पड़ेगी भाई। ये तो तुम्हारे कोर सब्जेक्ट, ये सारे कोर मेन सब्जेक्ट हैं,
इनको पढ़ो, जो सब्जेक्ट नहीं है उसमें छोड़ो। तो इसके रिगार्डिंग में आपको और भी जो है, जैसे मैं इसका पेपर देखता हूँ, इसका एनालिसिस करता हूँ, तो उस पर आधारित मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरह से हमारे ऑब्जेक्टिव की हम प्रैक्टिस करें या सब्जेक्ट की। देखिए अभी इसमें समय होगा, इसमें समय आपका लगभग मार्च अप्रैल तक मिलेगा, तो इस बीच आप अपने सब्जेक्ट को इतना मजबूत कर दो, ये जो कोर टॉपिक हैं जिनमें ज़्यादा समय लगता है, तो उनको इतना मजबूत कर दो कि मज़ा आ जाए पेपर में, टॉप कर दो, आप टॉप करोगे आप। और ये बात सच है, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए। जो हमारे पेड क्लास के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने, वेस्ट बंगाल के विद्यार्थियों ने, ये बाहर के भी जो फॉर्म भरने वाले होंगे, कई लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ और जो पेपर एनालिसिस है, पिछले साल के पेपर करो, देखो उनको, उस पर आधारित अपना वो करो, तैयारी स्टार्ट करो। ठीक है, चलिए खैर, इसके रिगार्डिंग और भी जानकारी मैं देते रहूँगा, इस पर प्रैक्टिस सेशन भी आपका लाते रहेंगे। कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब तमाम जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी देते रहूँगा। बस अभी आप जो है अपना ये काम कर लो, जिन लोगों ने नहीं किया है ये वाला काम, फॉर्म फिलअप वाला काम कर दो। ठीक है, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको जाने ना दे। ठीक है, अपना बढ़िया से पढ़ो इसको। ओके, चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।